हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। किसके बारे में बात करेंगे हम? फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स में लिखा आता है द टर्म दैट इज राइट्स। तो राइट होते क्या हैं? राइट्स, व्हाट इज राइट्स? राइट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं हम राइट्स को? अधिकार। अधिकार, हमारा दावा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी किसी को सोल्ड आउट की है, किसी को बेची है, तो मेरी प्रॉपर्टी का जो अमाउंट है वो है लेट्स से 100 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो ये जो 100 करोड़ रुपीज़ हैं, ये मेरा क्या है? ये मेरा क्लेम है, ये मेरा राइट है, मेरा अधिकार है इन 100 करोड़ रुपीज़ में, क्योंकि मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी बेची है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली किसी इंसान से 100 करोड़ रुपए मांगूँ, मैं उससे बोलूँ प्लीज़, मुझे कोई भी इंसान है, मैं उससे बोलूँ कि मुझे कोई 100 करोड़ रुपए दे दो, तो क्या वो मेरा राइट होगा? तो नहीं, वो मेरा राइट नहीं है, वो मेरा क्लेम नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने क्या किया है? मैंने रिक्वेस्ट की है। वो क्लेम नहीं है, मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की है। तो क्लेम यानी कि दावा उस चीज़ पे किया जा सकता है जो कि अपना हो। ठीक है, राइट्स भी क्या है? राइट्स भी क्लेम है। राइट्स आर द क्लेम्स। किसके क्लेम है? हम जैसे इंडिविजुअल्स के। राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स। और किसके अगेंस्ट हो सकते हैं? ये अगेंस्ट हो सकते हैं आइदर स्टेट और इंडिविजुअल। किसी के अगेंस्ट हो सकते हैं, ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकते हैं या फिर स्टेट के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। सो पुराने टाइम में क्या होता था? एक कॉन्सेप्ट चलता था दैट इज रेक्स लेक्स। रेक्स लेक्स इस समय पर, मतलब बहुत पुराने टाइम पे जब मोनार्की थी उसकी बात कर रहे हैं हम, उस समय पे कॉन्सेप्ट था रेक्स लेक्स का। इसका मतलब था किंग इज द लॉ। किंग ही क्या है? लॉ है, यानी कि किंग ही कानून है, जो किंग कहेंगे वही कानून बन जाएगा। इस समय पर किंग ही क्या थे? सुप्रीम थे। सुप्रीम पावर कौन थी? किंग या फिर क्वीन, जो भी मॉनार्क था। मतलब सारी जो पावर्स थी वो किसके हाथ में थी? वो सारी मॉनार्क के हाथ में थी। जब भी कॉन्सेंट्रेशन होता है पावर का, जब भी कंसंट्रेशन होता है पावर का, तो पावर का क्या होता है? मिसयूज होता है। मिसयूज ऑफ पावर। पावर का हमेशा से मिसयूज होता है जब भी कंसंट्रेट हो जाती है पावर। तो जो किंग या क्वीन यानी कि मोनार्क जो थे, वो क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे। किसको? इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल्स को एक्सप्लॉइट करते थे। जो इंडिविजुअल थे हमेशा अब्यूज्ड होते थे। उस समय पर तो इंडिविजुअल्स क्या हो गए? बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। सिटीजन्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो उन्हें सिटीजन्स को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसमें उनकी भी कुछ चॉइसेस हो, उनकी भी कोई वैल्यू हो, उनकी खुद की एक डिग्निटी हो। तो इंग्लैंड की बात है, 1215 AD के टाइम पर इंग्लैंड का राजा था किंग जॉन। तो जनता थी जो किंग जॉन से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और उन्होंने क्या कर दिया? रिवेल कर दिया। उनके बीच में एक फाइट हुई, किंग जॉन वर्सेस रिवेलियन के बीच में। तो फाइट में दोनों पावरफुल थे, तो एक ट्रीटी हुई इनके बीच में। क्या हुई? एक ट्रीटी। ट्रीटी हुई थी 15 जून 1215 AD को।
रन्नीमेड नाम की एक जगह थी विंडसर इंग्लैंड में। तो यहाँ पर ये ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी को नाम दिया गया था, इस ट्रीटी का नाम था मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम, लिबर्टेटम। क्या नाम था? मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम। इस ट्रीटी को नाम दिया गया। इस ट्रीटी को बिग बैंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिग बैंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ लॉ। बिग बैंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ लॉ भी बोला जाता है। और यहीं से स्टार्ट हुआ एक नया कॉन्सेप्ट जिसको हम लैक्स रेक्स के नाम से जानते हैं। लैक्स रेक्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब था लॉ इज द किंग। पहले किंग ही क्या था? कानून था। अब कानून ही किंग है। दिस इज द लैक्स रेक्स। और वहां पर था रेक्स लैक्स। पहला सिस्टम क्या था? रेक्स लेक्स का। अब हो गया था लैक्स रेक्स का। कुछ राइट्स दिए गए इंडिविजुअल्स को। क्या दिए गए? कुछ राइट्स, कुछ अधिकार दिए गए बिग बैंग में। इस बिग बैंग को द ग्रेट चार्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द ग्रेट चार्टर। और लॉ इज द किंग का मतलब क्या हो गया? रूल ऑफ लॉ। अब किंग जो कुछ भी करेगा वो लॉ के अकॉर्डिंग करेगा। किंग क्या करेगा? लॉ के अकॉर्डिंग। सारे काम लॉ अकॉर्डिंग ही होंगे। किंग अपनी अब मन मर्जी नहीं चला सकता। एक बात, जो जो हमारी स्टेट होती है ना, उसके अगेंस्ट लड़ना बहुत मुश्किल होता है। राइट? उसके अगेंस्ट आप लड़ नहीं सकते। अगर इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट बोलेंगे तो पावर ऐसा लगता है कि ज्यादा पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। स्टेट में कौन कौन आता है? स्टेट में 3 चीजें आती हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में कौन आता है? लेजिस्लेचर में आता है पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव में पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, सीबीआई, ईडी, यूपीएससी, आईएएस वगैरह वगैरह। ये सब किस में आता है? ये एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और जुडिशरी में कोर्ट्स आते हैं: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये सब जुडिशरी में आते हैं। इन सबके पास इंडिविजुअल के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? इंडिविजुअल के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर्स हैं। इंडिविजुअल के पास कम पावर है एज कंपेयर टू द स्टेट्स। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका चीफ पर्पस क्या है? उसका चीफ पर्पस यही है कि वो लिमिट द गवर्नमेंट। क्या कर सके? लिमिट कर सके गवर्नमेंट को या फिर स्टेट को। गवर्नमेंट या स्टेट को लिमिट कर सके। वन ऑफ द चीफ पर्पसेस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू लिमिट द गवर्नमेंट। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिए? कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए। क्या दिए? फंडामेंटल राइट्स दिए। कुछ हमें अधिकार दिए। ये जो हमें अधिकार दिए गए, ये बेसिक्स टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस थे। इसका मतलब समझना, जैसे आज आप किसी के भी अगेंस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, किसी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। अगर कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। राइट? तो यह क्या है? हमारा एक फंडामेंटल राइट है।
अगर स्टेट भी आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रही है किसी भी रीज़न से, तो हम उसके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ भी हम केस कर सकते हैं, ये हमारा राइट है। अगर आपके पास ये सारे राइट्स हो ही ना, आपके पास कोई भी अधिकार ही ना हो, सारे अधिकार छीन लिए जाएं आपसे, तो क्या होगा? तो आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, ह्यूमन एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपकी कोई डिग्निटी नहीं है, तो ऐसी लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ आपके पास कोई चॉइस ना हो, कोई डिग्निटी ना हो आपकी। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें एक चॉइस देते हैं, हमें डिग्निटी दिलवाते हैं। हमारे बेसिक्स हैं फंडामेंटल राइट टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कोई कोई कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर जो स्टेट होती है उसके पास पावर ज़्यादा होती है, इसलिए जो इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स के जो राइट होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। ऐसी कंट्रीज़ को क्या बोलते हैं हम? ऑथोरिटेरियन कंट्रीज़, जहाँ पर स्टेट की पावर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल के राइट। जबकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर स्टेट की पावर थोड़ी सी कम होती है, इंडिविजुअल के राइट काफ़ी होते हैं, इंडिविजुअल्स अपने राइट काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज़ को हम बोलते हैं लिबरल कंट्री। ऐसी कंट्रीज़ को हम लिबरल कंट्रीज़ बोलते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि यूएस है, यूरोप जैसी कंट्री, यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो हैं। इंडिया भी लिबरल कंट्री में आता है जहाँ पर सिटीजन्स के अपने राइट्स होते हैं। ऑथोरिटेरियन कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ आ जाती हैं जहाँ पर ऑथोरिटी की ज़्यादा पावर होती है। अब एक सवाल भी आता है, अगर ये राइट्स इतने ज़्यादा प्रीसियस हैं, राइट्स क्या हैं? बहुत ज़्यादा प्रीसियस हैं। क्यों है प्रीसियस? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? बेसिक्स टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, दीज आर द बेसिक्स टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इससे हमें चॉइस मिलती है, डिग्निटी मिलती है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा प्रीसियस हैं। तो ऐसे राइट्स की क्या होनी चाहिए? गारंटी होनी चाहिए। ये राइट कैसे होने चाहिए? गारंटीड होने चाहिए। तो इसकी गारंटी लेता कौन है? गारंटी इस चीज़ की लेता कौन है? क्योंकि अगर किसी चीज़ की गारंटी नहीं होगी, फॉर एग्जांपल अगर एक आज पार्टी दूसरी है, उसने ये फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, अगली पार्टी दूसरी आती है, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं देगी, तो ये तो मनमर्जी के हो जाएंगे कि जिसका मन कर रहा है वो दे रहा, जिसका मन नहीं कर रहा वो नहीं दे रहा। तो इनकी हमें क्या चाहिए? गारंटी चाहिए फंडामेंटल राइट्स की। तो इस चीज़ की गारंटी कौन देता है? अपना कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, सभी चीज़ों से बड़ा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन राइट्स की गारंटी भी कौन देगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। गारंटीड ऑफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, इसको क्या बोलते हैं? गारंटी ऑफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। तो फंडामेंटल लॉ की गारंटी देता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल इससे समझते हैं हम नेक्स्ट, कि कोई एक इंसान है, वो एक फ़ैन लेकर आया। क्या लेकर आया? एक फ़ैन लेकर आया। उसने बोला ये जो फ़ैन है वो आगे 20,000 साल तक चलेगा। कितने साल? 20,000 साल तक चलेगा, और ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। इस बात की मैं क्या लेता हूँ? गारंटी लेता हूँ। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि ये फ़ैन कभी भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन जो इसकी प्राइस है वो कुछ ज़्यादा है। प्राइस है वो है 20 लाख रुपए। क्या है? 20 लाख रुपए। तो मैंने
पूछा कि यार तुम इस फ़ैन की अभी तो गारंटी ले रहे हो, क्योंकि 20,000 साल बाद मैं और तुम, हम दोनों में से कोई ज़िंदा नहीं रहेगा, तो इसका कोई क्या होना चाहिए, गारंटर भी होना चाहिए। जो अगर ये 20,000 साल से पहले ख़राब हो जाता है तो इसका गारंटर कौन है, इस बात की कौन पुष्टि करेगा कि ये दोबारा चेक हो सकता है फ़ैन, क्योंकि हम लोग तो मर जाएंगे। तो अब इधर कोई कंपनी XYZ क्या होगी, गारंटर होगी इस चीज़ की कि ये 20,000 साल तक चलेगा। अगर इसमें कोई भी खराबी आती है तो यहाँ पर ये चेकआउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस फ़ैन की जगह हम रख देते हैं फंडामेंटल राइट्स, और 20,000 साल की जगह हम रख देते हैं हमेशा, और प्राइस 20 लाख, मतलब दिस इज़ वेरी प्रीसियस। ठीक है, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी गारंटी कोई देता है, कोई यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है हमारा, इसकी गारंटी देता है कि ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और ये बहुत ज़्यादा प्रीसियस भी हैं। लेकिन इसका गारंटर कौन है, कौन इस बात को पुष्टि कराएगा कि कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो हम कहाँ जा सकते हैं। तो इसका गारंटर है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस चीज़ के गारंटर हैं कि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं वो क्या करते हैं, दे विल एनफोर्स इट डायरेक्टली। क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली, फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली एनफोर्स करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के लिए हमें कभी भी लॉ की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करेंगे तो हमें कोई भी लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बोला जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल हैं। क्या है, जस्टिसिएबल है। इसका मतलब वहाँ पर हमें कोई भी लॉ की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन्हें एनफोर्स कर सकते हैं विदाउट लॉ। फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट। किसके अगेंस्ट है, ये स्टेट के अगेंस्ट है। फंडामेंटल राइट्स का शब्द आ जाए ना तो स्टेट के अगेंस्ट है, वो याद रखना। टू एंश्योर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, किसके लिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, उसकी चॉइस के लिए, उसकी डिग्निटी के लिए। दे आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गारंटी कौन लेता है उसकी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी लेता है। विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, दे आर डायरेक्टली एनफोर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट विदाउट एनी लॉ, हेंस दे आर जस्टिसिएबल। ये एक रिकैप था जो कि हमने अब तक पढ़ा उसका, कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। राइट्स होते हैं अगेंस्ट द स्टेट, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, चॉइस एंड डिग्निटी देते हैं। ये गारंटी कौन देता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको डायरेक्टली एनफोर्स कर सकते हैं, इसलिए क्या है, जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट की अगर हम इतिहास की बात करें तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सबसे पहले USA, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA जो था, वहाँ पर हमने फंडामेंटल राइट शब्द का यूज़ किया। USA वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमें पता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले USA ने ही बनाया था। USA में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थॉमस जेफरसन। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी USA के में। थॉमस जेफरसन ने जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया USA का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तैयार हो गया, उसके बाद थॉमस जेफरसन ने थिंक किया, उन्होंने विचार किया, इस बारे में सोचा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या लिख दिया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लेकिन हमने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है। हमने ये लिख दिया बट इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, यानी कि हमने उसमें अधिकारों के बारे में तो लिखा ही नहीं है, राइट्स के बारे में लिखा ही नहीं है। हमने राइट्स को मिस कर दिया, मिसिंग आउट थे वो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में। थॉमस जेफरसन के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था जेम्स
मेडिसन, उन्होंने जेम्स मेडिसन से कहा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का, उसमें कहीं पर भी राइट्स का जिक्र नहीं है, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो जेम्स मेडिसन ने क्या किया, जेम्स मेडिसन ने बिल ऑफ राइट्स बनाए। क्या बनाए? बिल ऑफ राइट्स बनाए बाय द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स। क्या किया? पहली 10 अमेंडमेंट से बिल ऑफ राइट्स को एडिट कर दिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है, पहली 10 अमेंडमेंट का मतलब है फर्स्ट 10 अमेंडमेंट, यानी कि पहली अमेंडमेंट, दूसरी अमेंडमेंट, तीसरी अमेंडमेंट, और 10 ऐसे करके 10 फंडामेंटल राइट्स दिए। इसका मतलब क्या हुआ? अमेंडमेंट का मतलब सुधार हुआ इसमें। इसका मतलब जो यूएसए का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल राइट्स थे ही नहीं, इसका मतलब यही हुआ ना। लेकिन इंडिया का जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल राइट्स थे। क्या थे उसमें? फंडामेंटल राइट्स पहले से ही मौजूद थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जबकि यूएसए के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। उन्होंने 10 अमेंडमेंट्स करके उनको जोड़ा है। हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में लिख रहे हैं, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। पार्ट 3 में 12 से 35 तक हमारी फंडामेंटल राइट्स लिख रहे हैं। अब मैं जब बोलती हूँ ना कि फंडामेंटल राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट, क्या बोलती हूँ मैं? अगेंस्ट द स्टेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है, स्टेट का होना ज़रूरी है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक हस्बैंड है, ठीक है, और वाइफ है, तो हस्बैंड का इसकी वाइफ पर राइट है और वाइफ का भी हस्बैंड पर राइट है, अधिकार है। ठीक है, दोनों का एक दूसरे पर राइट है, पर क्या ये एक फंडामेंटल राइट है? नहीं, ये एक इंडिविजुअल के ऊपर एक क्लेम है। हस्बैंड का वाइफ के ऊपर क्लेम है, वाइफ का हस्बैंड के ऊपर एक क्लेम है। बट ये जो क्लेम है, ये जो राइट है, वो लीगल राइट में लिख सकते हैं हम, या फिर पर्सनल राइट में लिख सकते हैं। ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि इसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्योंकि इसमें स्टेट नहीं है, इसलिए ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर इसमें स्टेट इन्वॉल्व होता तो ये फंडामेंटल राइट होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भाई के बीच में, ब्रदर के बीच में एक भाई है, दूसरा भाई ये है, इनके बीच में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू है। हम प्रॉपर्टी के ऊपर, इनके ऊपर, ये भाई चाहता है कि इस प्रॉपर्टी पर ये क्लेम करे, ये भाई चाहता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्लेम करे। तो क्या ये एक फंडामेंटल राइट है इनका? तो नहीं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि इस पर भी स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये भी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। जब तक स्टेट इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक कोई फंडामेंटल राइट नहीं होगा। तो स्टेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी राइट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करना है तो उसमें स्टेट का होना ज़रूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 14, हमारा आर्टिकल 14 क्या करता है? इक्वलिटी देता है। तो ये भी क्या है? एक इंडिविजुअल का क्लेम है, इक्वलिटी अगेंस्ट द स्टेट। किसके अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट। तो स्टेट का होना हमेशा ज़रूरी है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। अगर फंडामेंटल राइट्स हैं और उसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं है तो वो कोई फंडामेंटल राइट हो ही नहीं सकता। तो वो नॉर्मल राइट होगा, फंडामेंटल राइट नहीं होगा।
जब भी हम लॉ की बात करते हैं तो हम एक बात कहते हैं, दैट इज अ लॉ हैज टू बी रिटन एंड क्लियर। तो लॉ कैसा होना चाहिए? हमेशा रिटन होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो जब भी हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट, तो स्टेट की डेफिनेशन भी हमें रिटन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो स्टेट की डेफिनेशन भी कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसे देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है स्टेट को इन द आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि स्टेट में कौन कौन आते हैं। स्टेट में आता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, all the local and other authorities within the territory of India, within the territory of India। तो स्टेट की डेफिनेशन क्या लिख रही है आर्टिकल 12 में? स्टेट includes Parliament of India, Legislature of State, Government of India, Government of States and all the local and other authorities within the territory of India। उसी को हम क्या बोलेंगे? स्टेट बोलेंगे। इन सबको मिलाकर क्या बनता है? एक स्टेट बनता है। प्लस एक और चीज याद रखना, इसमें प्राइवेट बॉडीज भी आ जाती हैं। स्टेट में क्या आ जाती हैं? प्राइवेट बॉडीज भी आ जाती हैं। ऐसी प्राइवेट बॉडीज जो कि क्या कर रही हैं? पब्लिक फंक्शन कर रही हैं। क्या कर रही हैं? पब्लिक फंक्शंस कर रही हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि एसएससी है। एसएससी एक क्या है? पब्लिक बॉडी है। बट एसएससी के जो एग्जाम बनाता है वो टीसीएस बनाता है, आजकल एडीक्यूटी बना रहा है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों एक प्राइवेट बॉडीज हैं, लेकिन ये प्राइवेट बॉडीज जब जब एग्जाम बनाती हैं तो किसके अंडर चली जाती हैं? ये स्टेट के अंडर चली जाती हैं, क्योंकि तब ये क्या कर रही होती हैं? एक पब्लिक फंक्शन कर रही होती हैं। क्या करती हैं? पब्लिक फंक्शन करती हैं। पब्लिक फंक्शन क्या है? एग्जाम बनाना। ठीक है। जब भी हम स्टेट के बारे में बचपन से पढ़ते आए हैं तो क्या पढ़ते आए हैं? 3 ऑर्गन्स होते हैं स्टेट के। और स्टेट के बारे में किस में लिख रहा है? आर्टिकल 12 में लिख रहा है। जब हम 3 ऑर्गन पढ़ते हैं तो हम 3 ऑर्गन में पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। ठीक है। लेकिन हम जब आर्टिकल 12 को पढ़ते हैं तो हम उसमें एग्जीक्यूटिव पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है, लोकल और अदर अथॉरिटीज किस में आ जाएगी? एग्जीक्यूटिव में आ जाएगी। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आ जाता है, स्टेट की जो लेजिस्लेचर्स हैं वो आ जाती हैं। लेकिन जुडिशरी के बारे में आर्टिकल 12 में कुछ भी नहीं लिखा है। आर्टिकल 12 में जब स्टेट की डेफिनेशन देते हैं तो वो जुडिशरी के बारे में कुछ नहीं लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, क्या जुडिशरी हिस्सा है स्टेट का या नहीं है? पार्ट ऑफ स्टेट और नॉट है भी या नहीं, ये क्वेश्चन उठता है। तो इसके लिए ये समझना पड़ेगा, जो हमारी जुडिशरी है ना, हमारी जो जुडिशरी है उसके 2 रोल होते हैं। पहला होता है जुडिशियल फंक्शन। पहला क्या होता है? जुडिशियल फंक्शन होता है। और दूसरा होता है नॉन जुडिशियल फंक्शन। नॉन जुडिशियल फंक्शन
जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी कह सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जैसे कि प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाना, ये क्या हो गया? प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाना क्या हो गया? एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो गया। कोई भी जुडिशियल रिव्यू लेना, कोई भी केस को देखना, हैंडल करना उसको, ये क्या हो गया? एक जुडिशियल फंक्शन हो गया। तो जब भी कोई भी जुडिशरी यानी कि जज, कोई भी जज जब अपना जुडिशियल फंक्शन करता है तो वो क्या करता है? डिसीजन लेता है। और डिसीजन हमेशा कैसा होना चाहिए? डिसीजन हमेशा फेयर होना चाहिए, इट नॉट बी बियास्ड। ठीक है, न्याय संगत होना चाहिए हमेशा। इसी को क्या बोलते हैं? हम इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसको हम बोलते हैं नेमो जूडेक्स इन कॉजा सुआ। मतलब जब भी जुडिशरी कोई भी जुडिशियल फंक्शन करता है तो डिसीजन हमेशा फेयर होना चाहिए। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं। इसके लिए क्या बनाए हैं? कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल हैं अपने डिसीजन को फेयर करवाने के लिए, बहुत सारे डिसीजंस हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन आता है इसका, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कैसे जस्टिस? नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। इसका मतलब है नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अपने ही, जैसे किसी भी जज के खिलाफ कोई केस हो जाता है या फिर जज के फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड कोई भी केस है, तो उस केस में जज जज नहीं रहेगा। मतलब जज के पास हियरिंग नहीं जाएगी, वो किसी और जज के पास हियरिंग जाएगी। तो नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज, क्योंकि जब भी जज अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई भी हियरिंग सुनेगा, अपनी रिलेटेड हियरिंग सुनेगा, तो क्या हो सकता है? जज बियास हो सकता है। लेकिन हमेशा जजमेंट कैसा होना चाहिए? जुडिशियल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। एक तरफा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक की बात सुनी जाए, दूसरी की बात सुनकर भी इग्नोर कर दिया जाए या सुनी ही ना जाए। यानी कि इन अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में अगर कोई लीगल डिस्प्यूट है ना, तो उसको सी ही सुलझा सकता है। यानी कि थर्ड पार्टी होनी चाहिए जो कि उस केस में अनइंटरेस्टेड हो, अनबियास्ड हो, बायस ना हो बिल्कुल भी। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जो जुडिशियरी होती है, पहले तो उसके दो फंक्शन होते हैं, दो रोल होते हैं। एक जुडिशियल रोल होता है, एक नॉन जुडिशियल रोल होता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी कहते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट की ओथ दिलवाना, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो गया। किसी भी केस को रिव्यू करना, वो जुडिशियल फंक्शन हो गया। जुडिशरी जो होती है हमेशा जुडिशियल फंक्शन करती है। उसके जो डिसीजन होते हैं वो हमेशा फेयर होने चाहिए। इस फेयर उसको जुडिशियल जो फंक्शन है उसको फेयर बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोला जाता है। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। इसका मतलब होता है कि अगर दो पार्टीज के बीच में लड़ाई हो जाए, ए और बी के बीच में, तो तीसरी पार्टी सी ही जज बनेगा, ताकि वो जो तीसरी पार्टी है वो अनबियास्ड रह के डिसीजन ले सके। सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने एक केस था नरेश श्रीधर मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।
1966। इसमें इस बात को क्लियर किया था कि जब कोर्ट एक जुडिशियल फंक्शन कर रहा हो ना, जुडिशियल कैपेसिटी में हो जब कोर्ट अपनी, तो उसको स्टेट नहीं माना जाएगा, तो उसको स्टेट नहीं माना जाएगा। लेकिन जब वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहा हो, जब वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहा हो तो उसको स्टेट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उसको स्टेट माना जाएगा। यानी कि इसका आंसर मिल गया हमें। क्वेश्चन क्या था हमारा कि जुडिशरी पार्ट है स्टेट का, नहीं है, तो दोनों फंक्शन के अकॉर्डिंग है भी और नहीं भी, तो यस भी है और नो भी है। अगर यस कब है? जब वो नॉन जुडिशियल यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है तो वो यस है, यानी कि पार्ट है। लेकिन अगर जुडिशियल एक्शन कर रही है, जुडिशियल फंक्शन कर रही है, तो वो स्टेट का पार्ट नहीं है। समझ में आ गया? ये हमारा आर्टिकल 12 हो गया, जिसमें हमने स्टेट के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 13 हमने पहले भी पढ़ लिया था काफ़ी हद तक, अब इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एनी लॉ यानी कि लेजिस्लेचर, एनी लेजिस्लेशन, एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी अमेंडमेंट which violates, contravenes, abridges anything in the constitution is not allowed। मतलब ऐसा कोई भी ऑर्डर, एक्शन, लेजिस्लेशन पास नहीं कर सकती स्टेट जो कि वॉयलेट करे, कॉन्ट्रावीन्स करे या एब्रिज करे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसको क्या कर दिया जाएगा? इट विल डिक्लेयर नल एंड वॉइड। उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? अंटरवीन, अल्ट्रा वायर्स, उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इट विल बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट्स। इसी को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। इसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। यानी कि स्टेट ऐसा कोई भी कानून नहीं ला सकती, ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं ला सकती, ऐसा कोई भी लेजिस्लेशन या फिर ऐसा कोई भी एक्शन नहीं ले सकती जो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ भी लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको वॉयलेट करे, उस चीज़ का वॉयलेट करे, एवरेज करे या फिर कॉन्ट्रावीन करे। जो हमारा ये जुडिशियल रिव्यू है वो स्टार्ट हुआ था डॉक्ट्राइन से, एक सिद्धांत से, एक आइडिया से। पहले क्या आया था? एक आइडिया आया था, एक डॉक्ट्राइन आया था एज अ डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जिसको क्या बोला जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और ये भी कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले यूएसए में। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? यूएसए में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था एक केस में जिसका नाम है केस ऑफ मरब्यूरी वर्सेस मेडिसन 1803। ये केस था जिसमें सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू आया था। उस समय के जो चीफ जस्टिस थे यूएसए में, जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था मार्शल। उन्होंने कहा था ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। क्या है? पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास टू स्ट्राइक डाउन लॉज। क्या कर सकती है? वो लॉज को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। कौन से लॉज को? ऐसे लॉज जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उनको ख़त्म कर सकती है। ऐसे लॉज को क्या कर सकती है? बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ये किसने बोला था? सबसे पहले मार्शल ने बोला था। कौन से केस में?
मरब्यूरी और मेडिसन का केस था 1803 का। तो सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहाँ पर आया? यूएसए में आया। कौन से केस में आया? मरब्यूरी वर्सेस मेडिसन के में 1803 में। मार्शल ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है कि वो स्ट्राइक डाउन कर सकती है लॉस को जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, जो हम यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जुडिशियल रिव्यू जैसा कोई टर्म नहीं लिखा एग्जैक्टली कि जुडिशियल रिव्यू लिखा हो। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज नॉट एक्सप्रेसली रिटन। इट इज नॉट एक्सप्रेसली रिटन। इट इज नॉट एक्सप्रेसली रिटन। उसको एग्जैक्टली जुडिशियल रिव्यू करके कोई टर्मोलॉजी नहीं है। ऐसे ही इंडिया जो है हमारा, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी जो जुडिशियल रिव्यू है टर्म है वो नॉट एक्सप्रेसली रिटन, नॉट एक्सप्रेसली रिटन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी नॉट एक्सप्रेसली रिटन है, यानी कि दोनों में, चाहे वो यूएसए का हो चाहे वो इंडिया का हो, दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्राइन आता है। क्या आता है? डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। एक आइडिया है जुडिशियल रिव्यू का जो कि नॉट एक्सप्रेसली रिटन, लिखा नहीं हुआ है। इंडिया में आर्टिकल 13 जो है वो देता है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट को मिलती है बाय द आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को मिलती है बाय द आर्टिकल 226। इन दोनों को क्या मिलती है? ये पावर मिलती है जुडिशियल रिव्यू की, कि वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड कर सकते हैं अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या फिर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? वायलेशन कर रहा है। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 13 है उसमें लॉ जो वर्ड लिखा हुआ है, तो लॉ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो भी याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। लॉ के अंडर आता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, बायलॉज, कस्टम्स और usages having the force of law। in the territory of India, in the territory of India। तो लॉ के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती हैं? ऑर्डर आता है, ऑर्डिनेंस आता है, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, बायलॉज, कस्टम या यूजेजेस, ये सब किसके अंडर आते हैं? लॉ के अंडर आते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इन सब के लिए जुडिशियल रिव्यू है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं? जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। याद रखना आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एक्सप्रेसली रिटन नहीं है, बट जो जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्राइन है, जो आइडिया है, जो सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, वो एक्सप्रेसली रिटन है। पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, power of judicial review not expressly written, but the doctrine of the judicial review is expressly written in the article 13 of our constitution। इसका डॉक्ट्राइन का मतलब एक आइडिया कह सकते हैं, एक आइडिया है जुडिशियल रिव्यू का हमारे आर्टिकल 13 में। सो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी मैंने पढ़ाया है वो आप सबको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करना।